जी स्टूडेंट्स, तो मैं ये एग्जांपल दे रहा था कि अगर मैंने किसी के आपके 5,000 रुपीज आपसे लेने हैं और 6,000 रुपीज देने हैं, तो मैं अपने पॉइंट से ये कह सकता हूं कि मैंने आपको 1,000 रुपए देना है। ठीक है जी, यानी मैंने 5 लेने थे और 6 देने थे। इसका मतलब है कि 5,000 रुपीज की जो अमाउंट है वो कैंसिल हो गई। ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रा सेटलमेंट। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉन्ट्रा सेटलमेंट विद पेएबल, यानी वो अमाउंट जो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। तो बताइएगा इसमें कॉन्ट्रा सेटलमेंट में अगर कॉन्ट्रा सेटलमेंट आ जाए तो ये रिसीवेबल की किस साइड पे आनी चाहिए? जी यानी स्टूडेंट, डेबिट पे, क्रेडिट, सर क्रेडिट। क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पे कम हो गए ना रिसीवेबल। जब रिसीवेबल कम होंगे तो क्रेडिट साइड पे आएगा। तो यहां पर हम ऑपोजिट अकाउंट लिखते हैं पेएबल। कॉन्ट्रा भी लिख सकते हैं, पेएबल कंट्रोल। और ये ट्रांजैक्शन हमें मिलेगी जनरल जर्नल से। अच्छा, अब इसकी बात की जो चीज है ना, वो आपके लिए जरा थोड़ी सी नई है, उसको भी देख लें। की तरफ आता हूं, पहले जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास एक कस्टमर आता है, अदनान इज अ कस्टमर, इज अ न्यू कस्टमर, और वो आपसे कहते हैं जी मैं आपके साथ बिजनेस टर्म्स क्रिएट करना चाहता हूँ, यानी मैं आपसे गुड्स खरीदूंगा। कोई भी बिजनेसमैन है उसकी कोशिश ये होती है कि बेशक नया कस्टमर है तो उसको वो हैंडल करे, ठीक है, जाके वो उसका सेल बढ़े। अब वो उससे निगोशिएट करता है, अब वो आपसे रिक्वेस्ट करता है मुझे क्रेडिट दे। अब नए कस्टमर के लिए क्रेडिट एक बहुत मुश्किल टास्क होता है कि आपको उसके कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, फिर जाकर डिसाइड करते हो, या कोई रेफरेंस होना चाहिए जिसके थ्रू आप उसको क्रेडिट देते हो। अब एक कस्टमर ऐसे ही आपके पास आपकी ऑफिस में आ जाए और कहे जी मुझे क्रेडिट दे दो, तो इस तरह तो नहीं दिया जाता बिजनेस में। लेकिन आप कस्टमर को लॉस्ट पे नहीं करते, आप उससे ये कहते हैं कि भाई देखो आपके साथ मेरा पहली दफा बिजनेस हो रहा है, तो हम आपके साथ लॉन्ग टर्म जरूर चलेंगे, लेकिन आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करना होगा विच इज प्रोमिसरी नोट। ये लॉ में आपने पढ़ा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रोमिसरी नोट। ठीक है, अच्छा अब जिस वक्त वो ये आप कहते हैं ठीक है आप जितना क्रेडिट लेना चाहते हो हम आपको देते हैं, जितनी अमाउंट की गुड्स लेना चाहते ले देते हो, लेकिन ये लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर। बिल्कुल ऐसे ही समझ लो, एक आम पेज पे एक स्टेटमेंट में लिख दूं और स्टैम्प पेपर पे लिख दूं वही स्टेटमेंट, तो चूंकि मैंने स्टैम्प पेपर पे लिखी तो उसकी एक लीगल एग्जिस्टेंस बन गई। सेम इसी तरह इनवॉइस अगर मैं इशू करता हूँ और प्रोमिसरी नोट इशू करता हूँ तो उसमें बहुत फर्क आ जाता है। प्रोमिसरी नोट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, जिस वक्त आपके पास कोई कस्टमर आता है आप प्रोमिसरी नोट उसके साथ साइन कर लेते हैं, तो फिर वो आपका सिक्योर्ड कस्टमर बन जाता है, वो फिर रिसीवेबल नहीं रहता। यानी जब आप उसको सेल करते हैं ना गुड्स, तो वो रिसीवेबल में जाते हैं पहले, और फिर रिसीवेबल कन्वर्ट हो जाता है नोट्स रिसीवेबल में या बिल रिसीवेबल में। ये दो वर्ड यूज करते हैं, बिल रिसीवेबल या नोट रिसीवेबल। फिर ये रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल से निकलकर नोट रिसीवेबल में आता है। ठीक है, ये चीज अब आपने माइंड में रखनी है। अब एक कस्टमर आप उसको सेल करते हो, जब सेल करोगे तो वो तो डेबिट साइड पे आ चुका है। अब उसके साथ बिल साइन होता है आपका, वो लिखता है वर्ड बिल ड्रॉन। ये नोट भी लफ्ज यूज होता है, बिल भी होता है, हम ज्यादा बिल यूज करते हैं इसलिए मैं वही यूज कर रहा हूँ, बिल ड्रॉन। अगर आप बिल ड्रॉ करोगे तो उससे रिसीवेबल बैलेंस कम हो जाएगा। कैसे कम होगा अभी मैंने समझाया है। पहले जब सेल की तो आपने रिसीवेबल रिकॉर्ड किया, फिर जैसे बिल साइन हुआ तो रिसीवेबल कम हो गया, खत्म हो गया, और ये कन्वर्ट हो गया नोट में, तो मैं तो अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बना रहा हूँ, तो ये मेरा कम हो जाएगा। तो बिल्स ड्रॉन, अगर वर्ड आ जाए बिल्स ड्रॉन, तो ये आपका रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पे आएगा, और ये सारी चीजें जर्नल के थ्रू आती है। उसके बाद
मैंने अभी वर्ड यूज किया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। प्रोमिसरी नोट इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यानी इसको आप कैश में वक्त से पहले भी कैश करवा सकते हो। अब अगर मेरे पास बिल आ चुका है तो नोट रिसीवेबल मेरे पास आ चुका है, अब मैं इस बिल को डिस्काउंट करवा लेता हूँ। डिस्काउंट का मतलब है बैंक से जाकर कैश करवा लेता हूँ पेमेंट से पहले, इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। जब मैं बिल डिस्काउंट करवाता हूँ, मुझे पैसे मिल गए, तो मेरे रिसीवेबल कम होने चाहिए, बल्कि इसके लिए डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का वर्ड यूज करें, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो मुझे पैसे मिल गए, भाई पैसे मिले तो मेरे रिसीवेबल कम हो गए। कौन से रिसीवेबल कम हुए? अकाउंट या नोट? नोट रिसीवेबल। तो इसका अकाउंट रिसीवेबल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहां पर आपके सामने लिखा। लेकिन अगर ये बिल डिसऑनर हो जाए, ये डिसऑनर हो जाए, तो फिर ये नोट रिसीवेबल दोबारा कन्वर्ट हो जाता है अकाउंट रिसीवेबल में। इसलिए अगर वर्ड आ जाए बिल डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड, तो वो भी आपका डेबिट साइड पे आएगा जर्नल के थ्रू। उसको भी आप डेबिट साइड पे लिखोगे, क्योंकि जब बिल ड्रॉ हुआ था तो क्रेडिट हुआ था, डिसऑनर होगा तो रिवर्स हो गया। ये डिसऑनर का मतलब रिवर्सल है। जो एंट्री आपने पहले पास किया उसको रिवर्स कर दो, उल्ट कर दो। ठीक है जी। अब ये सर जी सर ये बिल ड्रॉन जो है वो क्रेडिट पे कैसे है, ये दोबारा समझा दें, नहीं समझ आया। बिल ड्रॉन इसलिए क्रेडिट में आया कि वो अब आपके अकाउंट रिसीवेबल से कन्वर्ट हो रहे हैं नोट रिसीवेबल में। यानी जब आपने सेल की थी तो वो अकाउंट रिसीवेबल थे, लेकिन बिल साइन हो गया तो वो अब नोट रिसीवेबल बन गए। तो जब मैं कन्वर्ट करूंगा, रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल कम हो जाएगा, नोट रिसीवेबल बढ़ जाएगा। ओवरऑल रिसीवेबल में फर्क नहीं आ रहा। मैं इस वक्त जो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बना रहा हूँ ये अकाउंट रिसीवेबल है, तो लिहाजा इस वजह से हमने इसको क्रेडिट किया। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट आइएगा। अच्छा, अब बाजुकात वो आपको एक वर्ड यूज करता है बिल एंडोर्स्ड। यानी अब मेरे पास मतलब मैंने एक क्रेडिट सेल की किसी को और उससे बिल साइन करवा लिया, अब मैंने किसी की पेमेंट करनी है तो मैं वही बिल उसको दे देता हूं, जिसको कहते हैं बिल एंडोर्स करना। तो ये रिसीवेबल, ये भी याद रखिएगा कि ये भी रिसीवेबल के किसी साइट पे नहीं आएगा, ये नोट रिसीवेबल से ताल्लुक रखता है, अकाउंट रिसीवेबल से ताल्लुक नहीं रखता। इसलिए अगर आ जाए बिल एंडोर्स्ड, एंडोर्स करते कहते हैं ट्रांसफर फ्रॉम वन हैंड टू अदर, तो इसको हम कहीं पर शो नहीं करते अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल में या रिसीवेबल्स कंट्रोल में। ठीक है, और अगर डिसऑनर के साथ कोई भी वर्ड लगाओ, मतलब बिल एंडोर्स डिसऑनर्ड हो, तब भी यहां आएगा। डिसऑनर का वर्ड लिखा हुआ नजर आ जाए, आप डेबिट कर दोगे रिसीवेबल कि ये रकम उससे दोबारा आपने लेनी है, कि उसने उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं की। ठीक है, अब आखिरी चीज मैंने आपसे डिस्कस करनी है, लास्ट। बाज़ औक़ात वो वर्ड लिखते हैं इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू बैलेंस। क्या इसका रिसीवेबल पे कोई इंपैक्ट आएगा? एनी स्टूडेंट? यस सर, आएगा किस साइड पे? डेबिट साइड। डेबिट साइड पे। यानी अगर कुछ कस्टमर के साथ हमारा अरेंजमेंट होता है कि आपने 30 दिन का क्रेडिट दे रहे हैं, आप उसको, आप कहते हैं कि अगर आपने 30 दिन में पेमेंट ना की तो आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जितने डेट्स डिले करेंगे उतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आप रिसीवेबल में तो उतनी अमाउंट लिखते हो जितनी एक्चुअल सेल की है। मिसाल के तौर पे 10,000 रुपए की आपने सेल की, 10,000 रुपीज की आपने सेल कर दी, ठीक है, और 30 दिन का क्रेडिट दिया, तो मैं रिकॉर्ड तो 10,000 करूंगा ना बुक्स में। अब वो 35 डेज हो जाते हैं, 35 डेज के बाद पेमेंट करता है। अब वो पेमेंट तो ज्यादा करेगा, तो जितनी अमाउंट ज्यादा करेगा वो इंटरेस्ट है, वो मुझे उससे रिसीवेबल बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा।
या लिखूंगा इंटरेस्ट ड्यू, यानी ये वो अमाउंट है जो मैंने उससे एक्स्ट्रा लेनी है, और ये भी जर्नल के थ्रू। ये अब मैंने कंप्रीहेंसिव रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बनाया। अब इसको क्लोज करूंगा क्लोजिंग बैलेंस से। इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी डेबिट होता है, तो लिखा किस साइड पे जाएगा? क्रेडिट साइड पे। और अगर डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है उसका क्लोजिंग, तो वो डेबिट साइड पे है। जिसका ओपनिंग भी तो मैंने क्रेडिट लिखा था ना, नंबर 1 वाला, इसी के साथ भी नंबर 1 लिखूंगा। फर्दर ये याद रखिएगा कि ये जो बैलेंस है ये डेबिट है और ये बैलेंस क्रेडिट है। यहां पर ये बैलेंस क्रेडिट है और ये बैलेंस डेबिट। तो ये क्वेश्चन में गिवन होते हैं, इसके थ्रू आप कैलकुलेशन। दिस इज द रिसीवेबल कंट्रोल। मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं इसको प्रेडिक्ट नहीं करता कि एग्जामिनर इसको देगा, लेकिन फिर भी आप करके जाएं, कोई चीज छोड़नी नहीं चाहिए। ये रिसीवेबल कंट्रोल है। दूसरा कंट्रोल अकाउंट होता है, उसको कहते हैं पेएबल कंट्रोल अकाउंट। पेएबल कंट्रोल अकाउंट, देखो इसी कंट्रोल अकाउंट को उल्ट कर दूंगा ना तो पेएबल कंट्रोल हो जाए। उल्ट, क्योंकि वजह रिसीवेबल डेबिट होता है, पेएबल क्रेडिट होता है। हाँ, एक चीज रह गई, उसको भी डिस्कस कर लें। सॉरी, एक रह गई, वो भी लिख के। बैड डेट्स, जिसके जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, बैड डेट्स भी होते हैं आपके, जिसको हमने कल डिस्कस किया था। बैड डेट्स वो होते हैं जिनसे अब हमें पैसे नहीं मिलेंगे। जब एक हमें पता लग जाए कि ये पर्सन से पैसे नहीं मिलेंगे, दो सिचुएशन भी कल डिस्कस की थी। या तो वो बैंकरप्ट हो गया, अब जब बैंकरप्ट हो गया तो आप उससे मांग भी नहीं सकते, लीगली भी नहीं मांग सकते, तो कोर्ट ने खुद कहा इसके पास है ही कुछ नहीं देने के लिए। और अगर वो भाग गया तो तब भी वो कहां से मिलेंगे? तो फिर आपने उसका अकाउंट खत्म करना होता बुक से, कि ठीक है अब चला गया, अब पैसे नहीं मिलेंगे। उससे रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा सर। तो इसका मतलब इसको क्रेडिट लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर स्पेस बनाकर लिख देता हूँ बैड डेट्स। अगर बैड डेट्स आ जाए ना तो आपने यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिखना था। ये भी जर्नल के थ्रू, ठीक है। अच्छा, अब आइएगा पेएबल कंट्रोल अकाउंट की तरफ। तो पेएबल कंट्रोल अकाउंट, ये सर ये क्लोजिंग बैलेंस के बारे में बता दें सर। ये एक साइड पे क्रेडिट और दूसरी साइड पे डेबिट आपने जो लिखा है। जी जी, देखो जब हम लेजर पढ़ते हैं, ओके, शुरू से जो लेजर पढ़ते आए हैं उसमें जो ओपनिंग बैलेंस है, अगर डेबिट है तो डेबिट साइड पे ही आता है। लेकिन अगर क्लोजिंग बैलेंस में लिख रहा हूँ, सीडी बैलेंस, तो अगर वो डेबिट है तो वो असल में क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। तो मैंने वही काम किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। जो डेबिट बैलेंस होगा रिसीवेबल का, वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, और जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। क्योंकि जो बैलेंस बीडी होता है वो सेम रहता है और सीडी उल्ट होता है, ऑपोजिट साइड पे। क्योंकि जब मैं इसको क्रेडिट साइड पे शो कर रहा हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इसकी डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम, इसलिए हम इसको डेबिट कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल लेजर में भी ऐसे करते थे जब बैलेंसिंग पड़ी थी आप। यस सर। तो अब आइएगा जी पेएबल कंट्रोल अकाउंट की तरफ। तो टाइम क्लास का बहुत कम रह गया, चले जितना डिस्कस होता है उतना तो करते हैं। देखिए, पेएबल कंट्रोल अकाउंट में मैं कुछ हिंट देता जा रहा हूँ, उसको पहले नोट करते जाते हैं। ये जो बैलेंस है, जो डेबिट है, ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि इसका जो पेएबल का नॉर्मल बैलेंस है वो डेबिट नहीं होता, वो क्रेडिट होता है। तो पेएबल का अगर डेबिट बैलेंस आ जाए तो वो डेबिट साइड पे चला जाए, उल्ट कर देंगे उसको, ठीक है। जो क्रेडिट सेल है, ये क्रेडिट सेल, बल्कि ये अलग से बना ही लेते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, अलग से बनाएंगे। लेकिन आज की क्लास में ये मुकम्मल नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट क्लास में रख लेते हैं। अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, 1-2 मिनट, उसके बाद फिर अटेंडेंस की तरफ आएंगे। तो प्लीज कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। सर ये आपने बैलेंस बीडी, बैलेंस ब्रॉड हो, सर आपने डेबिट भी किया फिर क्रेडिट भी किया है सर, ये क्यों सर? किसको? सर ये फर्स्ट, सर ये बैलेंस बीडी 1,50,000 को आपने डेबिट किया, फिर बैलेंस बीडी में 2,000 को आपने फिर क्रेडिट किया, सर ये क्यों? देखिए, होता ही है कि दो, हमारा जो कस्टमर या सप्लायर होता है ना, कस्टमर जो होते हैं, कुछ कस्टमर से, ज्यादातर कस्टमर से पैसे लेने होते हैं आप, नो डाउट। लेकिन 1 या 2 कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके बैलेंस क्रेडिट हो चुके होते हैं,
यानी हमने उनको पैसे देने होते हैं, तो हम नेट ऑफ की बजाय ना 2 अलग बैलेंस लिखते हैं कि इतने कस्टमर से पैसे लेने हैं, इतने कस्टमर से देने हैं। अब ये जो अमाउंट लिखी हुई है मैंने 150,000 और 2,000, ये बड़ा क्लियर बता रही है कि 150,000 मैंने कस्टमर्स से लेने हैं और 2,000 मैंने कस्टमर्स को वापस करने हैं। तो मैं अगर इसको 148 भी लिख दूं ना नेट करके तब भी गलत नहीं है, लेकिन हम जरा ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन देने के लिए कर रहे हैं। और दूसरा, एग्जामिनर अगर वो देता है तो डेफिनेटली 2 बैलेंस देता है, तो हमें पता होना चाहिए दोनों बैलेंस को हमें कैसे शो करना। ठीक है, ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब मैं ना आपको मंडे वाले दिन इंशाल्लाह ये पेबल कंट्रोल करवा के फिर एक क्वेश्चन हम प्राइम बुक का वो जो आपने कहा हुआ है ना, वो मैंने नोट किया हुआ है, वो मंडे को इंशाल्लाह हम करेंगे। और साथ मैंने आपको कहा था कि मैं 8 से 10 क्वेश्चन दूंगा असाइनमेंट के तौर पे, उसको भी आपने करना है, ये जो SOCI और SOFT, क्योंकि अब जो हमारे पास टाइम है ना बड़ा क्रिटिकल है। ये 1-2 महीने अगर हम मेहनत कर लेंगे ना आप लोग, तो आप यकीन करें कि आपके लिए पेपर आसान हो जाएगा। अगर अभी आप मेहनत नहीं करोगे तो प्लीज ये याद रखिएगा एंड पे बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए साथ साथ पढ़ना शुरू कर दो और प्रैक्टिस शुरू कर दो। मैंने आपसे कहा था बुक्स ले लें, बुक्स जिसने नहीं ली वो भी ले लें, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। कुछ मैथ क्वेश्चन दूंगा, कुछ अपने बुक से लें, यानी मुझ पे ना रहे सारा। प्रोफेशनल स्टडी में ये असूल याद रखना है, 20% जो है वो काम टीचर का होता है और 80% काम जो है वो स्टूडेंट का होता है। सो यू हैव टू डू योर वर्क एट योर ओन। ठीक है, तो बहरहाल थैंक यू सो मच। अब वो अटेंड आपने किसी ने लीव नहीं करना, मैम आप मौजूद हैं यहाँ पर जी सर। क्लास में? जी जी हाँ, सर। तो ये अटेंडेंस लेंगी जी, अटेंडेंस लेंगी तो सर आप जरा वो अटेंडेंस। जी सर आप FAR 1 के ग्रुप में जरा रिस्पांस दे दें, बाकी आप ये ओके, लीव कर दें। जी मैं कर देता हूँ। ओके सर। ओके, थैंक यू। ओके जी, अटेंडेंस जरा बोल दें अपनी अब्दुल वास। प्रेजेंट। ओके। प्रेजेंट। अहमद अली। प्रेजेंट अहमद मैम। अली। प्रेजेंट। ठीक है जी। अलवीना ईमान। प्रेजेंट। अकील तबस्सुम। प्रेजेंट। आयशा वकास। आयशा वकास। बुशरा महबूब। प्रेजेंट मैम। फरूक अमीर। प्रेजेंट मैम। हमाद जफर। प्रेजेंट मैम। हसीब परवेज। प्रेजेंट। इकरा रियाज। प्रेजेंट मैम। मौजम भट्टी। मोहम्मद अब्दुल्ला। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद इमरान। प्रेजेंट। मोहम्मद इमरान तैयब। मोहम्मद अवैस आसिफ। प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम इमरान तैयब। सॉरी, इमरान तैयब मैम प्रेजेंट है। जी मैम। ठीक है जी, कर दिया। समीर असलम। प्रेजेंट। मोहम्मद सुभान भट्टी। प्रेजेंट। तैमूर शाहिद। प्रेजेंट। उमर जवाद। मोहम्मद उजैर। मोहम्मद वासिफ साकिब। प्रेजेंट मैम। सादिया जमील। ओके। प्रेजेंट मैम। सदफ खालिक। समन आफ्ताब। समीर अली।
शुहेब खालिद, Present. तला वारिस, Present. तला वारिस, Present. ओके, Present. तौफीक रियाज, उसामा हफीज, Yes, ma'am. वाजिद हबीब, वाजिद हबीब, जरिया बख्श, देखने किसी की कोई अटेंडेंस रहेगी हो जिसकी एब्सेंट मार्क हो गई हो, जो प्रेजेंट हो। ओके, थैंक यू। मैम ये समन आफ्ताब प्रेजेंट थी। मैम ये जरिया बख्श भी present है। अब इन्होंने बोला ही नहीं है। चलिए, अब कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में उसको कर देंगे। आप लोगों ने पहले बोलना था ना। चलिए, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। Love is ma'am.